So, welcome to the English class, Standard 9th, Unit number 4, A Truly Beautiful Mind. So, in the first episode, we discussed about the central theme of the story and we discussed the main points of the story and glossary. Here, in the second episode, we discussed also the story's first 3 paragraphs. Now the paragraph number 4. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regiminations and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stiffed that he left the school for good. तो जब आइंस्टाइन को डिसिप्लिन का आग्रह रखते थे तो वो स्कूल के अंदर उसको उचित नहीं लगता था। म्यूनिच के अंदर जब वो पढ़ना शुरू किया, जब आइंस्टाइन 15 मास का सेट था, माने वो बहुत छोटा था, तब उनका फैमिली शिफ्ट होकर यहाँ आ गया था। वो स्कूल के अंदर पढ़ता था, स्कोर्स भी अच्छा करता था, मगर जो डिसिप्लिन का आग्रह रखते थे टीचर्स सभी, उनमें वो ज्यादा उनको उचित नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. और फिर आइंस्टाइन ने अपनी इच्छा के मुताबिक जर्मन के अंदर, वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो जर्मन स्पीकिंग थे, पूरा जो स्कूल और पूरा उनका एरिया, वहां पर उनको ज्यादा लिबरेशन मिलने वाला था, फ्रीडम वहां पर उनको ज्यादा दिखाई दे रही थी, रिजिडिटी बहुत कम थी, तो वहां पर उन्होंने पढ़ने की इच्छा जताई। आइंस्टाइन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. तो उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ज्यूरिक के अंदर उन्होंने स्टडी आगे बढ़ाना शुरू, उनको जो विचार था। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the vulnerous mustache. तो आइंस्टाइन जो साइंस के अंदर उनके अच्छे मार्क्स रहते, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे रहते थे, फिजिक्स इनका पूरा शौक का रस का सब्जेक्ट था उनका, मगर बाकी के सब्जेक्ट के अंदर उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और उनको वो इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे और उनका स्कोरिंग भी अच्छा नहीं रहता था। तो यहाँ पर 2 फोटोग्राफ दिए गए हैं। आइंस्टाइन इन 90 एट द एज ऑफ 21, जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब का है लेफ्ट साइड का, और आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ। तो जैसे हम जीनियस के रूप में ज्यादातर फोटोग्राफ आइंस्टाइन के हम देखेंगे तो ऐसी इनकी हेयर स्टाइल, ऐसी इनकी मूछे, और हम दूर से यदि कोई स्केच भी देख ले, आउटलाइन देख ले, या तो कोई भी उनका स्टेच्यू वगैरह दूर से देख ले तो तुरंत ही पता चल जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही स्टेच्यू है या तो इनका ही पिक्चर है। तो ऐसे जो वो पूरे विश्व के अंदर ख्यातनाम हो गए। तो ये 2 फोटोग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं आइंस्टाइन के। नाउ पैराग्राफ नंबर 7, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was
one of a few in Europe where women could get degrees. तो वो आइंस्टाइन जब वहां पर पढ़ाई कर रहे थे तब उनको मिलेवा मैरिक उनसे उनकी आत्मीयता ज्यादा बढ़ गई थी और वो उनको क्लेवर क्रिएचर के रूप से उनको संबोधित करते थे, उनको समझते थे। और वो भी यहाँ पर क्यों पढ़ने आई थी? तो कि यूरोप के अंदर जो बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो लड़कियों को या तो वुमेन को डिग्रीज एनायत करती है, उनको पढ़ने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ पर था ज्यूरिख के अंदर और इसीलिए वो यहाँ पर आई। आइंस्टाइन सो इन हर एंड एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। एली मीन्स अ फ्रेंड और एन एसोसिएट। तो वो अगेंस्ट द जो फिलिस्टाइन थे इनके अगेंस्ट में जो चल रही थी मूवमेंट, तो आइंस्टाइन वो भी वैसे अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले थे। यहाँ पर भी यही हुआ। दोज पीपल इन हिज फैमिली and at the university with whom he was constantly at odds, the couple fell in love. और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ उनको आत्मीयता भी बढ़ गई, उनको प्रेम भी हुआ। Letters survives in which they put their affection into words. तो उनकी जो अफेक्शन थे, जो इमोशंस थे, वो शाब्दिक रूप से अभिव्यक्त होने लगे थे। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। तो जो साइंस भी था, टेंडरनेस भी इसके अंदर आती थी। जो पत्रा लेखन वो करते थे, जो लव लेटर्स वो लिखते थे इसके अंदर। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. तो वो आइंस्टाइन का जो ड्रीम था, जिसके अंदर उनका पूरा पोटेंशियल था, जिसके लिए ही शायद उनका जन्म हुआ था, तो वही कार्य जो करता था आइंस्टाइन, तो उनके साथ वो बहुत फॉर्चुनेट लोग ही ऐसे अपने मकसद को हासिल करते हैं। तो आइंस्टाइन अपने इसी ड्रीम वर्क के साथ वो उनको जोड़ देते और कहते हैं कि जब ये मेरा रिलेटिविटी का जो पूरा असाइनमेंट है, पूरा जो थीसिस से मेरा सबमिट हो जाएगा, उनको वैसे मान्यता मिल जाएगी, तो तब हम दोनों साथ होंगे। तो वो कैसी अनमोल घड़ी होगी। माने जो जहां जहां अच्छी बातें आती है, सुख की बात आती है, तब हम अपने स्नेहियों को, अपने मित्रों को अपने साथ रखना सोचते हैं। और सबसे ज्यादा जो हृदय में, दिल में बसे हुए होते हैं, उनको हम सबसे पहले याद करते हैं। यहाँ पर भी आइंस्टाइन भी ऐसे, वैसे तो वो ही वॉज ओनली ए मैन ऑफ मैथमेटिक्स, मगर यहाँ पर अपने जो इमोशंस है वो भी शेयर करे, जैसे कि वो मैन ऑफ लिटरेचर है, क्योंकि वो भी इंसान था। इन 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो 19वीं शताब्दी के अंदर वो वैसे ग्रेजुएट हो गया, वो अनएम्प्लॉयड था, उसके पास कोई रोजगारी नहीं थी, अर्थोपार्जन नहीं करता था, मगर इसके बाद उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, वो एक्सपर्ट के रूप में उनको जॉब मिल गई और वो पेटेंट ऑफिस के अंदर ही उनको जॉब करने का अवसर मिला। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. वो कितना फॉर्चुनेट था कि जिस क्षेत्र के अंदर उनको आगे जाना था, पेटेंट, उन्होंने स्वयं की पेटेंट बनानी थी, स्वयं का इन्वेंशन जो रिसर्च था वो उनको जगत को देना था, बैठ करना था, और उनको उसी जगह बैठने को मिला कि जहां से वो बैठे बैठे ही दूसरे के जो इन्वेंशंस आते थे, दूसरों की जो पेटेंट आती थी, दूसरे को जो रिसर्चेस आते थे पूरे वर्ल्ड में से, उनको वो
एनालिसिस करने की उनको जिम्मेवारी मिली। और इसीलिए वो सीक्रेटली अपने जो अंदर एक ड्रीम पड़ा था, जो कार्य वो कर रहा था, उनको भी बहुत बढ़ावा मिला। तो वो ये जो जॉब कर रहा था, जॉब के साथ में अपने भी ड्रीम को फुलफिल करने का यहाँ पर उनको अवसर मिला। सो इन दैट रिस्पेक्ट ही इज फॉर्चुनेट फेलो। Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of the Theoretical Physics. तो वो ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स वो अपने स्वयं को बता रहे थे, और वही उन्होंने आगे जाकर ही इज कंसिडरिंग द फादर ऑफ फिजिक्स, और बहुत ही अच्छी उन्होंने कामयाबी प्राप्त की। आज तक वो फिजिक्स के जो फिजिक्स के हम याद करते हैं, तब हम आइंस्टाइन को पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. The relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relatively to the other. तो दुनिया को शायद मानना मुश्किल हो जाए, ऐसे उन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया कि दो अलग अलग स्पेस शटल के अंदर यदि दो क्लॉक रखी जाए तो वो दोनों क्लॉक एक साथ इतना ही टाइम नहीं बताएगी। ये पूरी जल्दी से जो जा रहा है, जो सुपरसोनिक प्लेन की गति से आगे जा रहे हैं, पूरे जो पूरा राउंड लगा कर आता है, और एक स्लो जाता है, तो दोनों को टाइम जो होता है वो एक सा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे आमतौर पर सभी के लिए ये समझना मुश्किल रहता है लॉ ऑफ रिलेटिविटी, फिर भी बहुत लोगों ने आज तक लॉ ऑफ रिलेटिविटी को समझाने का पूरा प्रयास किया है। मैं भी इसके ऊपर आपको एक अलग से एक सेपरेट वीडियो भेजूंगा, जो आपको बहुत ही इसके अच्छी जिम्मे आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं। डिस्क्राइब्स द रिलेशंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। इसके बाद Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same. One of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. और इसके बेस के ऊपर आगे जाकर फिर जो उनकी वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला बनी, और हम आइंस्टाइन का वैसे नाम न ले और सिर्फ इस फॉर्मूला का हम यदि उल्लेख करें तो भी तुरंत आपको पता चल जाता है कि आइंस्टाइन के साथ जुड़ी हुई बात है। माने फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो वो क्या है, यहीं पर इन्होंने पूरा समझा दिया। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum about 300,000 kilometer per second. तो यहां पर ये उन्होंने समझाने का प्रयास किया। E एनर्जी किस तरह से निर्माण होती है, किस तरह से एनर्जी दो टाइप है। आइंस्टाइन ने पहले ही अपने जो परमाणु बम, अणु बम की, एटम बम की जो रचना की ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया कि दो टाइप से एनर्जी मिलती है, या तो फ्यूजन करने से मिलती है और या तो फिशन करने से मिलती है। कई जो भी कंपोनेंट है इसको हम फिशन माने अलग कर देते तो एनर्जी मिलती है, या तो कहीं पर जोड़ने से मिलती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसके आधार पर ही एटम बम बने, और वही पहले दो एटम बम जापान के हिरोशिमा
और नागासाकी के ऊपर डाले गए। वो क्यों डाले गए थे वो सेकंड एपिसोड के अंदर हमने डिस्कशन किया कि पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका का आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर माना जाता है, शक्ति उनकी वहीं पर संचित की जाती है और उसी के ऊपर जापान ने बिना कोई रीजन ही अटैक कर दिया और वो अमेरिका को उन्होंने चंचेक दिया। शांत अपने कार्य में मशगूल रहने वाला अमेरिका दुनिया की महासत्ता बनने की ओर चल पड़ा और फिर उन्होंने जापान को डिस्ट्रॉय करने का संकल्प किया और आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला बताई रूजवेल्ट को दी और रूजवेल्ट उनका प्रेसिडेंट था। हर एक प्रेसिडेंट का ये ड्रीम रहता है कि अपने कंट्री को आगे ले जाए और वही सच्चे अर्थ में लीडर होते हैं। तो रूजवेल्ट की लीडरशिप में ये 2 एटम बम बने जिनकी फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दी थी और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर उसके ऊपर एक डाल दिए और बहुत से लोगों का डेथ हुआ। ये करुणांतिका देखकर आइंस्टाइन की आंखों में आंसू आ गया और फिर उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं था कि विज्ञान ऐसे डिस्ट्रक्शन करता है और यदि विज्ञान गरीब लोगों के आंसू न पहुंच सके तो इनके कोई भी इन्वेंशंस या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च से वो कुछ भी काम के नहीं। हमें मानवता की मदद के लिए साइंस का सहारा लेना चाहिए, ये आइंस्टाइन के वर्ड्स थे। और फिर उन्होंने इसका एटम बम का यूज न करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को, आर्मी को पत्र लिखकर समझाने का प्रयास किया। आइंस्टाइन के शब्द में ही यहाँ पर When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी को समझाने का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ पर आइंस्टाइन ने दिया है। वे तो स्वयं ही इनके इस थियरी को जानने वाले थे और पहले जानने वाले थे, तो उन्होंने ही बहुत सिंपल वे में समझा दिया। बाकी सभी वैसे साइंस के फील्ड के लोगों को आप मिलेंगे तो इतना लंबा चौड़ी बात करेंगे लॉ ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कि आप स्वयं ही डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सच में क्या है वो पता नहीं। मगर आइंस्टाइन एक लिटररी पर्सन की तरह साइंस का, फिजिक्स का, एक कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च इनका है, इनको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद क्या है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. कोई अच्छी खूबसूरत हसीन कोई लड़की होती है प्यारी सी, इनके साथ यदि आप 2 घंटे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप सिर्फ 2 मिनट ही बैठे हैं इनके साथ, ऐसा आपको एहसास होता है। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और आप आग का जो अग्नि का स्टोव रहता है, चूल्हे के ऊपर आग जहां पर प्रज्वलित रहती है, इसके ऊपर यदि आप बैठते हैं तो सिर्फ 2 मिनट ही बैठते हैं, आपको ताप लगता है, बहुत हॉट लगता है और आपको ऐसा लगता है कि माने 2 घंटे से आप इसके ऊपर बैठे हैं। और यही सापेक्षवाद है। इनको अपने तरीके से इजीली समझाने का प्रयास किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो जीनियस के रूप में माने जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 10. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unrevealing. तो यहां तक रुकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ये पूरा यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस सेकंड।